हेलो एवरीवन। तो हम ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 कर रहे हैं। तो कल हमने इसमें 31 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। देखिए, मेमोरी फुल की वजह से मैंने उतने ही क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे, अदरवाइज़ ये एक ही वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती। आपको पता है कि जो 31 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, देखिए रिसोर्स यूपीपीएससी केवल सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर तो चैनल आ जा रहा है। मैंने कल सर्च करके देखा है, उसे मैंने ठीक भी कर लिया है। हैशटैग या @ कुछ भी नहीं लगाना है। रिसोर्स यूपीपीएससी आप देखोगे तो वहाँ पे एक मदर और बच्चे की DP लगी है, उसी पे मैंने इसकी PDF फॉर्म भी अपलोड कर दी है, मतलब आंसर शीट। उससे क्या है कि आप चारों ऑप्शन को देख सकोगे और उसका एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से पढ़ लोगे तो याद करने में, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, पर मैं कोशिश करती हूँ किसी भी तरीके से। तो जो अब मैं ये पूरे 32 से लेकर 150 तक क्वेश्चन जो भी अभी सॉल्व करवाऊँगी, इसकी भी PDF मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करके सारे ऑप्शन को चेक कर सकते हो अच्छे से। ओके, चलिए। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है क्षेत्रफल मापन में, दिशा मापन में, दूरी मापन में या प्रवणता मापन में। ओके, तो देखिए इसका उपयोग दूरी मापन में किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? ये देखिए पहले पुरानी टेस्ट सीरीज जो मैंने सॉल्व कराई थी उसमें से एक है ना। तो चिता, कजान, मार्को या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है, लेकिन क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन आप आंसर शीट में देख लीजिएगा। ओके, ऐसे हमारा टाइम बचेगा और हम पूरे जो 12 से 13 पेपर हैं ध्येय आईएएस के उनको सॉल्व कर सकते हैं। प्लस में क्या है कि जो मैंने घटना चक्र ली है तथ्य सार वाली, ये तो इसके जो एक जिला एक उत्पाद इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, फिर मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में बहुत समय चला जाएगा। ओके, चलिए। कथन कारण का है, हाँ थोड़ी सी इसमें प्रिंटिंग कम अच्छी है, प्रिंटिंग हो सकती है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि ये प्रिंटिंग ऐसे ही प्रिंट होकर हमें मिले हैं। तो थोड़ी सी प्रिंटिंग इसकी क्लियर कम है, इसकी जगह पे दृष्टि की प्रिंटिंग अच्छी है। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं कथन और कारण का। कथन क्या है कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। कारण कहता है कि जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी, है ना। तो देखिए इसमें तो लॉजिक लगाना है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो परिवहन की मांग तो बढ़ेगी। अब कारण कह रहा है कि जनसंख्या का आकार, तो जैसे किसी राज्य की जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ पे फिर आकार कम है तो उसकी मांग भी कम होगी। तो थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट करके देखना है, तो इसमें एक आंसर सही हो जाएगा। चलिए 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और या फिर दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, है ना। तो जो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ना, इसको कहा जाता है, यह विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है, इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 36 देखते हैं। मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? मैंने मैपिंग में आपको मेक्सिको की खाड़ी बताई थी, तो आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो इसमें जो ये बिग इंच पाइपलाइन है ना, इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं बताऊंगी तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से अच्छे से इसको देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो क्षारीय भूमि है ना, जो क्षारीय होती है उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो हमें उसको सुधारने के लिए जिस रसायन का प्रयोग करते हैं ना, वो हमारा कैल्शियम सल्फेट है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? विश्व व्यापार संगठन, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ? टैरिफ वगैरह जो लगाता है ना, जो व्यापार होता है उसके लिए। देखिए, तो जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं इनकी
जो संगठन है जब स्थापना हुई थी, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एशिया आसियान हुआ, G20 की समिट हुई, अब G20 से G21 बन गया है, और ब्रिक्स हो गया। तो ये इनको आपको पढ़ते रहना चाहिए करंट में। चलिए 39 कथन और कारण का है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है। प्लासी के युद्ध विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो ये तो काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा गया है प्लासी और बक्सर का युद्ध, है ना। तो आप तो इसका आंसर पॉज करो, आपको याद आ जाएगा खुद ही, अगर पढ़ा है ठीक से तो, है ना। तो इसका आंसर वैसे ए है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप PDF में देख लीजिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक असत्य कथन चुनना है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। यह युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। तो देखिए यहाँ पर जब आपने इनको पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा, इसको साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। जो ये मैसूर था, तो जो ओडियार राज्य पहले था साम्राज्य, मतलब मैसूर बनने के पहले, तो उससे उस जगह से जिन लोगों को हटाया गया था, ये उससे ही वापस दे दिया था अंग्रेजों ने, है ना। तो यही आ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी सही सुमेलित नहीं है, देखना है, ठीक है। सिंध का विलय, पंजाब का विलय, नागपुर का विलय, अवध का विलय। अब देखिए केवल यहाँ साल का फ़र्क है, सन एक ही है। कितना कॉम्बिनेशन बनाया गया है ना। देखिए ये तीनों तो सही है। अवध का विलय जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति बनाई थी ना, तो 1856 में किया गया था, है ना। तो यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। इस तरीके से सन देखिए रट्टा बहुत मारना पड़ता है ना, बिना रट्टा के नहीं होता। तो अवध का अधिग्रहण 1856 में किया गया था, मतलब अधिग्रहण किया गया था, है ना। चलिए, संस्था और स्थापना वर्ष को मिलाना है, कौन सा सही है। आर्य समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज या देव समाज। इसमें भी देखिए पहले को दूसरे से सुमेलित करना है। तो अगर इसमें एक या दो भी सन याद हैं तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे ही एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है। कंबन, नन्नय, एररन टिक्कन, है ना। तेलुगु अनुवाद है ये, इसीलिए। तो यहाँ पर कंबन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ PDF में तो सही रहेगा। ऐसे मैं बताऊंगी तो टाइम बहुत चला जाएगा हम लोगों का। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी का निधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना या जलियांवाला बाग नरसंहार। देखिए एक्सप्लेनेशन में तो दिया है, पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जैसे हमें ये याद है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो 1919 में हुआ था। अगर मंथ का नाम नहीं याद है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। रॉलेट एक्ट विधेयक जो पास हुआ था वो भी 1919 में ही पास हुआ था। अब इनमें महीनों का फ़र्क है। ये 13 अप्रैल को हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार। ओ सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, जो आपका जलियांवाला बाग संहार हुआ है ये अप्रैल मंथ में हुआ है, और रॉलेट एक्ट मार्च मंथ में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर में हुआ, लेकिन 1919 में हुआ है। सिर्फ ये बाल गंगाधर जी की मृत्यु जो है वो 1 अगस्त को हुई है। तो ये चीज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है मॉडर्न हिस्ट्री में, वरना ऐसे बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं अगर मंथ के नाम नहीं याद है। क्योंकि हमें तो याद है कि जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, पर मंथ से फ़र्क हो रहा है। 1919 में तो ये भी हुआ था, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो क्योंकि ये मार्च है, ये अप्रैल, फिर ये दिसंबर, तो फिर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1932 को, 5 मार्च 1931 को, 26 जनवरी 1931 को, या 26 जनवरी 1930 को, है ना। तो ये इस डेट को हुआ था, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 46 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन में
कथनों में से कौन सा से सत्य है? यहाँ पर सत्य देखना है। ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है और ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला या दूसरा? पहला और दूसरा, या तो ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो इसमें दोनों ही सही होती हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता? मतदाता सूची का निर्माण तथा उसका रख रखाव, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, या आचार संहिता का निर्माण करना। आचार संहिता बोले तो कोड ऑफ कंडक्ट जो बोलते हैं ना, कि चुनाव होने से पहले आचार संहिता लागू हो गई है या कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गए हैं, वही। देखिए, आपने तो इनको अच्छे से पहले पढ़ लो, फिर सोचिएगा। चुनाव की जो अधिसूचना जारी करनी होती है, जो बोलना होता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद निर्वाचन की प्रक्रिया की अधिसूचना, तो संसद के मामले में राष्ट्रपति तथा राज्य विधानसभा के मामले में राज्यपाल करते हैं। तो ये केवल कार्य नहीं किया जाता, बाकी सभी किया जाता है। 48 राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या से कम नहीं हो सकती है। डैश की जगह पे हमें आंसर भरना है ना। तो आपने पढ़ाई है कि 40 है ना, 40 से कम नहीं हो सकती है। कहीं कहीं अपवाद है किसी किसी राज्य में, उसकी अलग चीज़ें हैं, अलग सीमाएं हैं, पर ये होगा। चलिए देखिए 49 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, ऑप्शन सी उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, डी किसी भी विधि विशेषज्ञ को बना सकते हैं। तो देखिए महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में हमें संविधान में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति ही मतलब इन्हें नियुक्त करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहें तो फिर इन्हें हटा भी सकते हैं, ठीक है। ये क्या इनका काम क्या होता है? ये सरकार की तरफ से, जैसे सरकार को किसी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोला, तो अब सरकार के पास तो इतना टाइम है नहीं कि अपने मामलों को लेकर मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। तो सरकार की तरफ से एक वकील होता है जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, है ना। तो उसके लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता है व्यक्ति, उसको नियुक्त करते हैं। ओके, और भी डिटेल्ड जानकारी आपको PDF से मिल जाएगी। और हैशटैग या @ कुछ भी नहीं लगाना, ओनली सिंपल रिसोर्स UPPSC आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पर तो आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके, चलिए 50 देखते हैं। कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। कवक आप अगर हिंदी में नहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश देख लेते हैं, ओके, है ना। तो कवक फंगस को बोलते हैं। तो कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते, ये सही है। पर कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये गलत है। तो इसके हिसाब से फिर ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर 51 में क्या बोल रहे हैं कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या पीत ज्वर, है ना। तो जो ये विडाल परीक्षण है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। 52 निम्न 2 कथन दिए गए, कथनों कारण सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। कारण ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। अभी हमें दोनों को ही पढ़ लिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिएगा पहले, फिर इसके बाद आंसर दीजिएगा। तो वैसे इसका आंसर तो ए ही सही है ना, कि ऊन उष्मारोधी होते हैं। चलिए 53 विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ठोस, द्रव, गैस, किसी का भी नहीं, यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो ये पूछ रहे हैं डी इसका आंसर सही हो जाएगा। वैसे भी जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण होता है तो चालन, संवहन और तथा विकिरण द्वारा ही होता है। आपको पता ही है, आपने तो इसे साइंस में 6-7 क्लास में ही पढ़ाई है। बाकी इसकी डिटेल्ड आप PDF में देख लीजिएगा। ओके, चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कराना है ना। जाइलम जल का अवशोषण, मूल रोम जल का परिवहन, फ्लोएम वाष्पोत्सर्जन, रंध्र भोजन का परिवहन।
तो एक दो ऑप्शन तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहे हैं। देखिए जो जाइलम होता है इसमें जल का परिवहन होता है, यानी इससे जल यहाँ से वहाँ जाता रहता है ना। मूल रोम में भी जल का अवशोषण होता है। ओके। फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है, यानी यहाँ से भोजन, और रंध्र वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो A2B1 ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट। साइंस के अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। पीवाईक्यू अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चलेगा यूपीपीसीएस कभी भी साइंस के क्वेश्चन 4 या 5 नहीं पूछता है। हाँ, 15 की जगह 10, 11, 12 हो जाते हैं, पर पूछते हैं। तो इसलिए साइंस को अच्छे से तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मानव गुर्दे में कैल्शियम और ऑक्सलेट का मुख्य घटक है ना। इसका रासायनिक सूत्र भी दिया है, पीडीएफ में आप देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? विटामिन और इनकी कमी से होने वाले रोग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन ई, विटामिन ए, तो जनशक्ति में कमी, ऐसे तो आपको पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया होगा विटामिन ए ये यहाँ पर गलत है ना, मतलब यही इसका आंसर होगा, पर वैसे ये गलत है। विटामिन सी का ही रासायनिक नाम स्कर्वी है। ठीक है, विटामिन सी, ये यहाँ पर ए दे दिया है, ये गलत है, यहाँ पर विटामिन सी होना चाहिए। इसका ही रासायनिक नाम स्कर्वी है। ओके, चलिए। कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या अर्धलैंगिक जनन, है ना। कायिक प्रवर्धन, तो ये अलैंगिक जनन का उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, देखिए 58, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को ऑप्शन ए अपसारित कर देता है, ऑप्शन बी अभिसारित कर देता है, सी कोई प्रभाव नहीं डालता, डी वर्ण विक्षेपित कर देता है ना। उत्तल लेंस के बारे में देखिए, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो आपको पता है औद्योगिकरण में वृद्धि होती है तब भी भौम जल में कमी होगी। जल संसाधन का कुप्रबंधन यानी प्रबंधन अच्छा नहीं है। वर्षा का इतना सारा पानी पक्की सड़कों पे बह के यहाँ वहाँ चला जाता है गंदे नाले में, और अगर कच्ची ज़मीन पे पड़ता है तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, तो ये भी उत्तरदायी कारण नहीं है। नहीं है, तो ये है बढ़ती जनसंख्या भी है। हाँ, ये है, लेकिन नहीं है तो अत्यधिक वर्षा। ज़्यादा वर्षा से क्या मतलब उसमें वर्षा की क्या कमी है? वर्षा तो हो रही है, लेकिन अब उसका प्रबंधन अच्छा नहीं है, इसलिए भौम जल में कमी हो ही रही है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 60, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासित निकाय है। इसका प्रचालन वर्ष 1999 में हुआ था। तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, या कौन सा गलत है वो बताना है ना। तो इसका ए ही सही है। तो हो सकता है इसका वर्ष, मतलब इन्होंने यहाँ पर बोला है ना, तो इसको आप पीडीएफ में देखिएगा। वैसे इसका 99 में नहीं, 1995 में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्म में कौन सा से सही सुमेलित है? सोयाबीन, राइजोबियम, जैपोनिकम, जलीय फर्ण, एनाबीना एजोली, लूसर्न, राइजोबियम मेलिलोती, है ना। तो इसमें कूट दिए गए हैं, कौन से कूट सही हैं? तो वैसे इनके मतलब जलीय फर्ण, लूसर्न, सोयाबीन, इनके तीनों ही सही हैं। ये फसलें हम बोते हैं ना ताकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहे हमारे जो भूमि है उस पर, है ना, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं?
स्वप्रेरित मतलब खुद से ही प्रेरित, परंपरावादी अवस्था, आत्मस्फूर्ति अवस्था, परिपक्वता की अवस्था या आधिकारिक उपभोग की अवस्था, है ना। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है, सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये कथन कारण दिया है फिर से अगेन, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। ठीक है, कारण इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो देखिए जो ये कथन और कारण ने कहा है, तो वैसे भी इन क्षेत्रों में जितना धरातली जल है उसका 60% जल जाता है ना। तो जल संग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं गंगा ब्रह्मपुत्र, तो हाँ ये भी सही है। तो इस कारण से ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ओके, चलिए 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? मेहसाना, नवागाम, मोरान, लूनेज। तो आपने एक दो नाम तो सुने होंगे, मेहसाना का तो हर किसी ने सुन ही रखा है। तो अगर आप गेस वर्क भी करोगे तो मेहसाना, नवागाम ये तो हैं। लूनेज और मोरान में आपको शायद थोड़ा सा वो हो सकता है, मतलब दिक्कत। तो मोरान आपका असम में है। ठीक है, तो ये फिर गुजरात का तेल क्षेत्र नहीं है, ये यहाँ पे पूछा नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर 65 में कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है, ये पूछ रहे हैं। आर्सेनिक, सोडियम, पोटेशियम या बेरिलियम। तो देखिए जब पश्चिम बंगाल, बिहार हो या भारत के किसी भी राज्य में जब भौम जल स्तर नीचे चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है। और अगर इस तरीके से किसी चीज़ की दूसरी वृद्धि हो जाती है तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार में भौम जल नीचे जाता है तो आर्सेनिक का संकेंद्रण होता है। और राजस्थान के क्षेत्र में अगर मतलब यही चीज़ भौम जल नीचे जाता है तो वहाँ पे फ्लूआइड का संकेंद्रण होता है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, वेबनाथ कयाल, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है? पारादीप, हल्दिया, कोच्चि, मंगलोर। देखिए वेबनाथ एक जगह का नाम है, आपने सुना ही होगा। तो और अरब सागर की जब बात कर रहे हैं तो जब आंसर नहीं आता है तो अगर हम थोड़ा सा गेस वर्क करें तो हल्दिया तो आपका इधर पश्चिम बंगाल साइड में पड़ता है ना। और तो उसी हिसाब से अगर एक ये भी चला जाएगा और अरब सागर की रानी, तो फिर ये यहाँ पर कोच्चि आप कहा जाएगा, है ना। अरब सागर की जिसे रानी कहते हैं, इसके मुहाने पे कोच्चि पत्तन स्थित है जो केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु की आवश्यकताओं को यहीं से पूरा किया जाता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है संधारणीय विकास से, समावेशी समृद्धि से, राष्ट्रीय आय का वास्तविक सूचक, वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से, है ना। तो ये डी से संबंधित है। चलिए 68, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है हमें बताना। मलेरिया, प्रोटोजोआ जनित, एथलीट फुट कृमि जनित, न्यूमोनिया जीवाणु जनित, रेबीज विषाणु जनित। तो जो यहाँ पर मलेरिया है, न्यूमोनिया, रेबीज ये सही है। जो आपका एक ये एथलीट फुट बोल रहे हैं ना कृमि जनित, ये गलत है। एथलीट फुट जो रोग होता है ये कवक जनित होता है। ठीक है, कवक जनित रोग होता है। चलिए, काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो काई टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में पाई जाएगी, है ना। निम्नलिखित एक सेकेंड, हाँ 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? प्रक्रम, निर्गत, निवेश, निर्गत, निवेश, प्रक्रम, प्रक्रम, निवेश, निर्गत, निर्गम, निवेश, प्रक्रम, निर्गत। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस या औद्योगिक तंत्र होगा, पहले हमें निवेश करना पड़ेगा, है ना। फिर उस कच्चे माल का प्रोसेसिंग होगी, फिर वो अंतिम प्रोडक्ट बन के फाइनलाइज्ड होकर मार्केट में जाएगा और हमें रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 71 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है?
स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि या गहन निर्वाह कृषि, है ना। तो आपको पता है कि जैसे अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया या उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ये भी रिपीटेड कम से कम 10 टाइम्स रिपीट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में बस एक या दो ऑप्शन ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, कौन सा से सही सुमेलित हैं इनमें से, है ना। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड या फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही सही सुमेलित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती ही होती है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन और पीसीकल्चर मत्स्य पालन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति को नष्ट होने से है? एनोस्मिया, एम्फाइसीमा, स्लीप एपनिया या ल्यूकेमिया। ओके। तो जो ये एनोस्मिया है ना, इसका ये होने से, रोग होने से व्यक्ति के सूंघने की शक्ति, यानी भी किसी भी खुशबू या बदबू को महसूस करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। देखिए अब ये स्टैटिक पोर्शन है ना। कई बार इतनी पुरानी चीज़ें नहीं भी याद रहती हैं, दिमाग की तो है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि एक सही सुमेलित नहीं है योजनाएं और वर्ष। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तो शायद ज़्यादातर लोगों को याद होगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहता है, कभी कभी इसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक मिशन गलत है। ठीक है। ये 2004 में लागू हुआ था, 8 में नहीं। ओके, यहाँ पर 4 रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? तो ये कह रहे हैं यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो आपने ये दोनों लाइनें सुनी होंगी। तो यहाँ पर प्रश्नगत जो दोनों दिए गए, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ओके। देखिए 76 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है? यह तीनों क्षेत्रों जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक के उत्पादनों का योगफल है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। या फिर डी, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। तो ये इसमें डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप बिना किसी टैग या कुछ लगाए केवल रिसोर्स यूपीपीएससी टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा, और उसमें पीडीएफ में शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिसोर्स जब लिखेंगे तो केवल आर को कैपिटल कर दीजिएगा, बाकी कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना। रिसोर्स यूपीपीएससी स्पेस दे के सर्च कीजिएगा, कुछ भी नहीं सर्च करना। ठीक है। तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप मैंने जो इसके पहले जो कुछ क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी टेलीग्राम चैनल पर। ओके। चलिए 77 निम्नलिखित कथनों में से, है ना, कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? ऑप्शन ए आर्थिक गतिविधि का स्वभाव, ऑप्शन बी रोजगार की शर्तें, ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व या ऑप्शन डी श्रमिकों की संख्या। मतलब निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सार्वजनिक निजी क्षेत्रों को, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों दोनों को विभाजित करने का आधार है? तो देखिए आपको इसी से पता चल गया होगा कि जब प्राइवेट जॉब होगी और गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट चीज़ें होंगी, गवर्नमेंट चीज़ें होंगी, तो उद्यमों के स्वामित्व की बात आएगी, वहीं पर विभाजित करने का आधार मिल जाएगा। सॉरी, क्योंकि जो सरकार की वस्तुएं होंगी, मतलब चीज़ें होंगी, जैसे डाकघर, रेलवे, इनका स्वामित्व तो सरकार के पास होगा, और जो प्राइवेट होंगी तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी जो कोई संस्था का मालिक होगा उसकी होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? 100, 212, -40 या फिर केवल 40, है ना।
तो -40 पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है? ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन, मैंने देखा है। देखिए, इसके पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेंगे कई सालों में कई क्वेश्चन कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि का क्या उत्पादन रहा और डिसाइड क्या हुआ था, है ना। और जैसे कई नामों से, है ना, जैसे MS स्वामीनाथन का भी योगदान है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उनके नाम पर चली थी, ऐसे करके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वही यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। अब ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास या शिक्षा का प्रसार, है ना। तो कृषि का विकास। चलिए, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता। ये UPSC का क्वेश्चन है, ऐसे उसने पूछा था कि मतलब किसका किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछ रहे हैं कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये देखो ध्यान रखना। तो शिशु लिंगानुपात का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को, हाँ वही कथन कारण रीजन का सेशन तो आप समझ ही गए हैं। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कारण वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। अब ये तो पता होने की बात है, फैक्ट है, कॉन्सेप्ट भी अगर पता है तो ही आप, अदरवाइज तो नहीं मार सकते हैं कि होगा नहीं होगा, है ना। तो वैसे जिसको भी पता ही होगा तो उसका तो ऑप्शन पहले ही पता चल गया होगा, ए ही होगा कि हाँ इसी वर्ष 1986 में भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, ये भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 21, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 121, है ना। तो 10 की पावर 21 कण होते हैं एक बारिश की बूंद में, ठीक है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? हिप्नोलॉजी, टेलीपैथी, कॉस्मोगोनी या स्लीपोलॉजी। अब देखिए, कुछ लोग क्या सोचेंगे, अगर मतलब कुछ लोग क्या, ह्यूमन बीइंग का नीचे मतलब माइंड होता है, हमें लगेगा कि नींद यानी स्लीपोलॉजी वहाँ पे ऑप्शन में भी सटीक दे दिया है। तो कई बार इतने चारों ऑप्शन में 1 या 2 ऑप्शन इतने क्लोज दे देते कि हमें लगता है कि अगर हम गेस करेंगे तो हम फिर इसको गेस कर लेंगे स्लीपोलॉजी, पर यहाँ पर जिससे किया जाता है उसका ऑप्शन हिप्नोलॉजी है। अब कोई कह सकता है कि हिप्नोटाइज थोड़ी ना करना है, पर किया जाता है इसी के अंतर्गत, है ना। चलिए, जल का घनत्व तो अधिकतम होता है इतने सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस ओनली, या ए तथा सी, ए और या तो सी। जल का घनत्व तो अधिकतम होता है ना, यहाँ पर अधिकतम पूछ रहे हैं, तो ए तथा सी, यानी कि ये और ये दोनों। 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक है। देखिए, छोटे से पेज में कहीं पर या दीवार में उसको चिपका लीजिए स्टिकी पेपर बनाकर। रोग, जल संक्रामक रोग, विषाणु जनित और मतलब हाँ जीवाणु जनित, ये जरूर कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पर टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस या हेपेटाइटिस ए। अब तो हेपेटाइटिस बी और सी का टीका बन गया, तो वो काफ़ी चर्चा में था बीच में, करंट अफेयर में आपने ध्यान दिया होगा। तो इसमें कौन से जल संक्रामक रोग हैं, है ना, कौन से रोग जल संक्रामक है, सॉरी। तो यहाँ पर 1, 2 और 4, 3 को छोड़ के 1, 2 और 4 तीनों ही जल संक्रामक रोग हैं। बहुत पूछता है, बहुत, और उस समय कभी कभी माइंड हमारा ना चला जाता है कि नहीं ये होगा। चलिए, माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है जापान में, इटली में, सिंगापुर में या इंडोनेशिया में। तो देखिए, जो इंडोनेशिया अपने भारत के नीचे ऐसे आता है ना, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, और इसमें अगस्त 2021 में विस्फोट भी हुआ था। ओके, देखिए ये एंशियंट कह सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क का राज्यारोहण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत, महाजनपद काल। तो देखिए, महाजनपद काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व की मिलती, ईस्वी की नहीं, ईसा पूर्व की, ठीक है।
पूर्व की मिलती है। इसके बाद में आपको सिकंदर का आक्रमण 327 से आई थिंक 325 के आसपास, है ना। ये भी ईसा पूर्व ही है। और कनिष्क का राज्यारोहण ईस्वी में आता है। और मौर्य साम्राज्य का 185 है ना, ईसा पूर्व। देखो ईसा पूर्व क्या होता है, घटता है। 327 से 325 घट के आया। 600 से 500 ईसा पूर्व महाजनपद काल, ये घट के आते हैं। और जब ईस्वी चलती है तो फिर ये बढ़ने लगती है धीरे धीरे, है ना। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा इनको रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए 88, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन 2, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। अब इनमें से कौन सा सही है। तो वैसे इसमें से दोनों ही सही हैं। ठीक है, और ये स्टैटिक पोर्शन है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब जाके क्लियर होंगी। इसको ऐसे रटने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका, केंद्रक झिल्ली, है ना। तो कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन है। ओके, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्त होती है। ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ऐसे तुक्का लगाने से नहीं आएगा। हालांकि डी ऑप्शन इसका होगा, ए गलत परंतु आर सही है। ओके, ये कह रहे हैं कि बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है ना। समष्टिवाद की ओर, व्यक्तिवाद की ओर, पूंजीवाद की ओर या उपभोक्तावाद की ओर। तो बाजार से लोग चीज़ों को खरीद के लाते हैं, यानी कि उनका उपभोग करते हैं, है ना। किसी भी रूप में हो, कपड़े हों, ग्रॉसरी का सामान हो, किचन का हो, है ना। तो उपभोक्तावाद की ओर। चलिए 92, भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961-71 के दौरान रही। भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि 1991-2001 के दौरान रही। असत्य कथन है। इसमें से कौन सा असत्य कथन है, ये चुनना है। तो यहाँ पर बी इसका असत्य कथन है। क्योंकि ये 91 नहीं है, ये यहाँ पर 2001 से 11 के बीच में रही है। यहाँ से 11, फिर इसके बाद में 2011, ये 91 नहीं होगी, इसलिए गलत हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है तो 2 हो जाएगा, सत्य चुनना होता तो केवल 1 होता है ना। इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। तिल्ली, पीयूष, लसिका गांठे, अग्नाशय। तो पीयूष पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, देखिए 94 कह रहा है कि आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो यहाँ पर मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आप PDF में पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ाएंगे अगर बताऊंगी तो फिर सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बहुत छूट जाते हैं और टाइम बहुत लग जाएगा। अभी दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज़ हैं, तो मैं एक ध्येय IAS की अपलोड करती हूँ, फिर एक दृष्टि की, फिर एक ध्येय IAS की, फिर एक दृष्टि की है, और उसकी प्लेलिस्ट भी है। तो आप यही चैनल पे देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कथन और कारण का। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। कारण, ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आर और ए सही तो हैं, पर किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेशन मन तो करता है किसी किसी का, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधे भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन,
बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव विहारों का परिसीमन। देखिए, और सभी तो सीधी भागीदारी करते हैं, पर यही वन्य जीव विहारों का परिसीमन सीधी भागीदारी नहीं करता है। वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता कहलाती है दर। स्थिर विनिमय दर, अग्रिम विनिमय दर, तत्काल विनिमय दर या प्रबंधित विनिमय दर। वैसे आपको बता दूं ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और मिक्स हैं सारे सब्जेक्ट के, तो बहुत मतलब ठीक है। तो तत्काल विनिमय दर, क्योंकि तुरंत के अवधि में वर्तमान अवधि में किया जा रहा है ना। चलिए, कवि बाण भट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? हर्ष, यशोवर्मन, नंदवर्धन या गोपाल? तो कवि बाण भट्ट, इनका नाम तो सुना ही होगा। तो जो हर्षचरित ग्रंथ की रचना है, इसकी लेखक ही कवि बाण भट्ट है। तो हर्ष के समय की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है मध्य पूर्व में, पश्चिम यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या चीन में? कनात तो इसकी मध्य पूर्व में अपनाई गई है। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? तो आपको पता है कि डलहौजी महोदय ने हड़प नीति अपनाई थी, है ना। किसी को किसी कारण से, किसी को किसी कारण से हड़पा था, तो उसमें झांसी का विलय बाद में 1854 में किया गया था। और एक्सप्लेनेशन आप PDF से देख लीजिएगा। मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते थे? पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व या उपरोक्त सभी? तो वेतन और मनसबदार बनते थे, तो पद भी, तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे। ठीक। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सत्य नहीं है? इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह सभी कथन सत्य हैं। तो रामानुजाचार्य के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनका यही, तो यहाँ पर देखिए शताब्दी तो सही दी है, पर ये जो केरल राज्य दिया इसकी जगह पे तमिलनाडु है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, वरना सभी सही है। तमिलनाडु। संगम, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य से, चेरों से, चोलों से, राष्ट्रकूटों से, है ना। तो ये भी शायद पहले के टेस्ट सीरीज में कहीं हमने देखा है, क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इसका संबंध चोलों से है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राज्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाना, महान्यायवादी को हटाना, लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना, जिसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो देखिए, महान्यायवादी जो होते हैं, मैंने इसके पहले क्वेश्चन आया था, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी राष्ट्रपति उन्हें वापस ले लेते हैं। इसके लिए संसद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई आदेश पारित करना पड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक है ना, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर। तो देखिए, वैसे जो कुचिपुड़ी है ये ओडिशा का ना होके आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, यही यहाँ पर गलत सुमेलित है। चलिए कथन कारण। वर्ष 1761 में हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए। तो इसमें से कौन सा सही है ना। तो आपने दोनों को अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आपको ऑप्शन ए पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं, अब ये मिडेवल इंडिया, वो मिडेवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य एवं सक्षम थी? मिन्हाज सिराज, फिरदौसी, अबुल फजल या अमीर खुसरो? तो यहाँ पर मिन्हाज सिराज का ऐसा मानना था
इन्होंने 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, आपको पता ही है कि मतलब बैठी थी सिंहासन पर, तो ऐसा मिन्हाज सिराज का मानना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्र को शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया? दंती दुर्ग ने, गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने या ध्रुव ने? तो पता ही है कि राष्ट्रकूट राजवंश दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था और इसके जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे, है ना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर तथा हुई डैश में कमी, वृद्धि, त्वरित वृद्धि या त्वरित कमी। तो यहाँ पर डैश में आ जाएगा त्वरित वृद्धि। ठीक है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 1896 में, 1902 में, 1906 में या 1935 में, 1935 में, है ना। तो 1896 में जो धन निष्कासन का सिद्धांत था राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? पी तरंग, एस तरंग, पी तरंग एवं एस दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो एस तरंग है उभार एवं गर्त के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? बैथोलिथ, लेपोलिथ, डाई या ज्वालामुखी शंकु? अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति। तो और संरचनाएं तो बनती हैं जब ज्वालामुखी निकलता है और उसका जब लावा निकल के ठंडा होता है ना, तो उसमें ये संरचनाएं तो बनती हैं, पर ज्वालामुखी जो शंकु है वो नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि की विशेषता है? विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी रोपड़ कृषि की विशेषता है। ओके, देखिए 114 में कह रहा है कि अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? तो देखिए जो जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रिक फल, तो वो उनके लिए पानी की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है ना। तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, और दूसरा पूछ रहा यूरोपियन तुल्य जलवायु, प्रेयरी क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र, तो इनमें से ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और अंगूर वगैरह यहाँ खूब मात्रा में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? इस संगठन की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। तो हमें दोनों के बारे में बताना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक ऊर्जा एजेंसी है, तो इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, ये सही है। इसका ये गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय लंदन यूके में नहीं, वियना ऑस्ट्रिया में है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। मेमोरी मोबाइल की फुल हो गई है तो प्रॉब्लम हो रही है, और बचे हुए क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। ओके, PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने 2-3 बार बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू।